हेलो चैंपियंस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम नए बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल शानदार तरीके से हम पढ़ रहे होंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में आपको बता रहे होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैंपियन को हर एक चीज पता हो जिनकी आवश्यकता उनको पेपर सोल्व करते समय होगी। ठीक है, जिनको आवश्यकता क्वेश्चंस को सोल्व करते समय उनको होने वाली है, उन सभी बेसिक चीजों की आज हम शुरुआत कर रहे होंगे। जैसे पहला चैप्टर है आपका यहां पर, और ये पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। देखिए, इसको एक चैप्टर नहीं मानते हुए हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे जो हमारे मैथ के हर एक चैप्टर में काम आने वाली है। तो इसके स्टार्ट करें उससे पहले मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। कल से आपको स्क्रीन पे लगा देंगे मोटिवेशन, लेकिन आज वैसे ही बोल देते हैं कि क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है। क्या, ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार है। क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो ये कोई नहीं देखता। अपनी मेहनत को आपको चुपचाप करना है, ठीक है। और जब आपकी सफलता होगी वो अपने आप शोर मचा देगी, अपने आप सभी को बता देगी। तो आपको वही करना है कि जमीन पर बैठकर आसमान को नहीं देखना, बताना नहीं तैयारी कर रहे हो कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर दूंगा। आपको बताना नहीं है, अपने पंखों को खोलना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। और आपकी उड़ान, आपकी सफलता है ना, वो जमाना अपने आप देख लेगा। अपने आप आपके पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी कि उसका लड़का सिलेक्शन ले लिया, उसकी लड़की ने सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, टेंशन मत लो, अब पढ़ो। देखिए, संख्या पद्धति, इसमें सबसे पहले आया, नाम आया संख्या का। ठीक है, तो संख्या में आपको आता है डिजिट, यानी कि अंक। सबसे पहले अगर हम संख्या लिख रहे होते हैं तो उसमें एक चीज हमारे सामने आती है सबसे पहले, वो क्या होता है? अंक होता है। क्या होता है? अंक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिजिट हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये अंक क्या होते हैं? तो 0 से ये स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से स्टार्ट होकर जो 9 तक जाते हैं उनको अंक बोलते हैं। और सिर्फ इन्हीं का यूज करके, इन्हीं अंकों का हम यूज करके हम संख्या बना रहे होते हैं। आप सभी जानते हो कि 0 से 9 तक मिलकर सारी चीजें बनती हैं। अगर हम 90 लिख रहे होते हैं तो एक 9 लिखते हैं, एक 0 लिखते हैं, तो 9 आ गया, 0 आ गया। अगर हम 15 लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एक लिखते हैं और एक 5 लिखते हैं, इनको मिलाकर हम लिख रहे होते हैं। और संख्याएं क्या होती हैं? संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, ठीक है, 3 अंकों की भी हो सकती है, 5 अंकों की भी हो सकती है, कितने भी अंकों की हो सकती है। ये बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक चीज थी। अब चलते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता, और मैंने आपको बताया है कि हम हमारे इस कोर्स में आपको 0 to हीरो बनाने वाले हैं। तो हर एक वो चीज बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताता, ना ऑफलाइन कोचिंग में बताया जाता है, ऑनलाइन में तो कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, उन चीजों को भी बता रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए इसको देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि संख्या लिखी गई है को शब्दों में निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है, उसको निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब इसमें क्या है? संख्या तो आपको दिखाई दे रही है सभी को। इसमें किस प्रकार से लिखा जाता है? देखिए क्या है, ये संख्या लिखी गई है, इसमें पहला अंक होता है। एक बात ध्यान रखना कि अगर हम संख्या को लिख रहे होते हैं तो उसको पढ़ते हैं, यानी कि अगर काउंट करते हैं तो हम दाएं से बाएं काउंट कर रहे होते हैं। ये वाला पार्ट क्या होता है? दायां। अब सर जी, दायां कैसे पता चलेगा कि दायां है या नहीं है? तो आप इधर लिख रहे हो ना, आपका ये हाथ कौन सा है? राइट हैंड है ना, तो वो ये है कि दायां हाथ है तो दायां लिखेंगे। इधर वाली, इधर से क्या होगा? अगर इधर से बात की जाएगी, बायां, या जिसको बाई बोल सकते हो, बाईं ओर। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इधर से हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी भी संख्या को हम पढ़ रहे होते हैं तो इधर पहला क्या आएगा? पहला होगा आपका वो होने वाला इकाई। पहला क्या होगा? इकाई। तो 3 क्या है? 3 को हमने यहां पर क्या लिख दिया? इकाई लिख दिया है। ठीक है,
उसके बाद जो दूसरा अंक होता है उसको बोलते हैं दहाई का अंक। क्या बोलते हैं? दूसरे अंक को क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। तो दूसरा अंक 4 है, इसको हमने लिखा दहाई का अंक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा, और पता होना चाहिए क्योंकि काम आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एक। एक क्या हो जाएगा? सैकड़ा, क्योंकि क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद ही स्टूडेंट में कंफ्यूजन शुरू होता है। सैकड़े के बाद अगला है आपका जीरो। जीरो हमने लिखा, क्या हो जाएगा? हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। उसके बाद आएगा 10,000, और जो दो वाला अंक होगा वो किस में आ जाएगा? 10,000 में आ जाएगा। अभी इसको छोड़ते हैं पहले 10,000। तो कोई भी अंक अगर लिखा हुआ और हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो वो अंक 10,000 काउंट करने पे 10,000 पे आ जाता है। तो इसका मतलब उस अंक को पढ़ रहे होंगे और उस साथ वाली संख्या को भी लिख रहे होंगे। तो 10,000 आया ना, तो 2 और 0, तो 2 और 0 लिखा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 20,000, क्योंकि अंक किससे पे आ गया? 10,000 पे, और इसके साथ जो अंक दिखेगा उसको हम पढ़ रहे होंगे 20,000। आगे पढ़ेंगे 143। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अंक आपका 3, तो 10,000 के बाद आएगा लाख, ये लिखा हुआ लाख। उसके बाद अंक है आपका 4, लाख की क्या बाद क्या आता है? 10 लाख। तो अब इसको पढ़ रहे होंगे तो क्या पढ़ेंगे? 4 और 3 है, तो इसका मतलब इसको पढ़ रहे होंगे 43 लाख। तो देखिए कहां पर है? 43 लाख। ठीक है, 43 लाख है ये, तो यही हमने पढ़ा। उसके बाद इसको और इसको पढ़ रहे होंगे 20,000। 43 लाख 20,000। ठीक है, 43 ये हो गया, लाख ये हो गया, 43 लाख 20,000, 143। 143 इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। 10 लाख के बाद क्या आएगा? अंक दिया हुआ 2, तो ये आ जाएगा करोड़ पे, और करोड़ के बाद क्या आएगा? 10 करोड़ पे। तो इसका मतलब जहां पर भी 10 का यूज हो रहा होगा, जिस अंक के, जैसे करोड़ के साथ 10 है, तो हमें क्या पढ़ना है? दो संख्याओं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। क्या होगा? 12, और यहां पर जो लिखा हुआ होगा उसको पढ़ रहे होंगे। तो क्या पढ़ा हमने? 12 करोड़। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 12 करोड़। उसके बाद 10 लाख है, तो दो संख्याओं को हम पढ़ रहे होंगे। कितना हो जाएगा 12 करोड़ के बाद? 43 लाख, क्योंकि लाख पढ़ना है ना हमें, तो क्या हो जाएगा? 43 लाख। उसके बाद क्या है कि 10,000। 10 की बात आ गई, तो इस संख्या और इस संख्या को साथ पढ़ रहे होंगे, तो कितना हो गया? 20 और 1000, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 20,000। उसके बाद 143, एक है ना, तो इसको एक बड़ा, एक 100 पे है, सैकड़ा पे है, तो सैकड़े को हम 100 बोलते हैं। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, दहाई का मतलब होता है जिसमें 2 अंक होंगे, इकाई का मतलब होगा 1 अंक होगा। ठीक है, ये जो भी आपका यहां पर दिया हुआ होगा उसको, क्योंकि हमने इसके हिसाब से 0 लिख दिया है। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? तो इसको हम इस तरीके से पढ़ रहे होंगे। ये पढ़ना आ गया ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बस इतनी ही संख्याएं हमें पता होनी चाहिए, इतनी ही मोस्टली आपके काम आती है। समझ में आ गया? ठीक है, टेंशन मत लिया करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो आज आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो। ठीक है, ऐसे बच्चों की तरह तो ये मत पूछने लग जाना सर 43 क्या होता है। ठीक है, ऐसी चीज पूछना जो आपको, जिस टीचर को हमने लगाया हुआ है बताने के लिए, उसको बताने में भी लगे कि हाँ सर ने कोई नहीं छोड़ा, वरना हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या यार। ठीक है, वरना बोलेंगे सर जी आपने बच्चों को ये नहीं बताया कि 43 क्या होता है, करोड़ क्या होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अच्छा पूछना। ठीक है, ओके। अब देखो अगला, आगे पार्ट पे चलता है। आगे क्या है आपका कि किसी संख्या में अंकों के मान, अब किसी संख्या में अंकों के मान निकालना होता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आता है। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है कि किसी भी संख्या के अंकों को हम 2 मान माने जाते हैं। संख्याओं के 2 मान निकलते हैं, एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम जातीय मान को पढ़ रहे होंगे, जिसको क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। अब याद कैसे रखेंगे कि सर जातीय मान या फेस वैल्यू, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है फेस वैल्यू बताओ,
तो ये मत बोलना सर हम तो हिंदी वाले थे तो हमें नहीं पता। याद कर लो कि जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। जाति समझते हो ना, ठीक है, समझते हो गए आप सभी, मतलब कोई नहीं होता लेकिन समझते हो ना। तो क्या होता है, फेस देख के बोला जाता है ना, उसका फेस देख के बता देता हूं मैं वो कौन सी जाति का है, ठीक है। तो वैसा याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है, वरना हम सभी एक ही हैं, बस याद करने के लिए, क्योंकि जो समाज में चीज है उससे रिलेट करके हम जल्दी याद कर पाते हैं। हमारा सिर्फ कर्तव्य इतना ही बनता है कि आपको रिलेट करके चीजों को याद करवा दे, ठीक है। आगे देखिए, तो जातीय मान क्या हो जाएगा, आपका फेस वैल्यू हो जाएगी। अब पढ़ो इसको, होता क्या है फिर मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी संख्या में अंकों का वह मान, क्या है, अंकों का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता, अंकों का वो मान जो कभी भी नहीं बदलता, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उस अंक का जातीय मान या वास्तविक मान कहलाता है। तो एक चीज और निकल के आई, क्या, कि जातीय मान को ही वास्तविक मान कहते हैं। इस बात को नोट कर लेना, क्या, कि जातीय मान को ही वास्तविक मान कहा जाता है। यह बात भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जातीय मान को ही क्या बोला जाता है, वास्तविक मान बोला जाता है। जैसे हम कोई भी संख्या लिख ले, जैसे हम कोई भी संख्या लिखे, तो हमने लिख लिया यहां पर 567, ठीक है, चलो और बड़ी लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अगर आप इसमें से पूछे कि 7 का जातीय मान क्या होगा, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगी, या 7 का वास्तविक मान क्या होगा। वास्तविक जैसे ही आ जाता है, इसका मतलब समझते हैं ना, वास्तव में यानी रियल में, जो चीज रियल में है वही होगी। तो 7 का आपका जो जातीय मान होगा वो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अगर 5 का हमसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5। अगर हमसे 6 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6। अगर हमसे 8 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 8। और अगर हमसे 9 का पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा, 9। यानी जो संख्या दी हुई हो और जिस संख्या का हमसे पूछा हो, जिस अंक का पूछा हो, वो ही अंक उसका जातीय मान हो जाता है या उसकी फेस वैल्यू हो जाती है। इस बात को नोट करना, जब क्वेश्चंस जो पेपर में पूछा गया है वो अभी मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, तब ये काम आएगा, ठीक है। ऐसा ही कोई चीज नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि 0 to हीरो, इसका मतलब कुछ भी बता रहे होंगे। इसका मतलब आपको वो चीज बता रहे होंगे जो आपके पेपर में पूछी जाती है, या पेपर में किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके काम आने वाली है। तो ये बात समझ में आ गया क्या होता है। अब अगले पे चलते हैं। अगला है आपका स्थानीय मान, ठीक है। वो क्या था, जातीय मान, फेस वैल्यू, ये है आपका स्थानीय मान, और इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, इसको क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू बोलेंगे। अब देखिए प्लेस वैल्यू क्यों बोलते हैं, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। इस तरीके से याद रखेंगे ना, क्या, कि प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। तो यानी किसी स्थान की बात की जा रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश वाला रिलेट कर लेंगे। क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको समझेंगे। कि किसी संख्या में अंकों का वह मान, किसी भी संख्या में, संख्या दी हुई होती है, उसमें अंकों का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि जहां पर वो अंक है उसके हिसाब से उसका मान बदलता रहेगा। पिछले वाले में क्या था, जातीय मान में क्या था, ठीक है, आपकी फेस वैल्यू में क्या था कि जहां पर है जो अंक है वही आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि उसकी जो स्थिति है, कि किस स्थिति में वो रखा गया है, उसके अनुसार उसका मान बदलता रहता है। उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है, वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो हमने अभी तक पढ़ा है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि स्थानों पर स्थित अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए अंकों में एक इकाई का होगा तो 1, दहाई का होता है 10, सैकड़े का होगा ये, ठीक है, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से आदि से हम गुना करते हैं। अब सर जी ये तो हमने पढ़ लिया, अब बता तो दो होता क्या है, कैसे होगा। चलो इसका ही आंसर दिया हुआ है उसको समझते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को समझ ले हैं, इसको समझो, ठीक है, इसको समझेंगे बड़ा मजा आएगा। क्या है,
कि 3 9 5 6 4 लिखा हुआ है, या आप बोल सकते हो 39,564 लिखा हुआ है, में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। अगर हम सभी का स्थानीय मान निकालना सीख जाए तो फिर अगर हमसे किसी एक का पूछेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, क्या है आपका 3 9 5 6 4। तो सबसे पहले अगर आपसे इसका स्थानीय मान पूछेगा, ठीक है, इसका स्थानीय मान पूछेगा तो इकाई का है ये अंक, क्योंकि पहला अंक किसका होता है, इकाई का, मैंने बताया था। तो इसको हम 1 से गुना कर रहे होंगे, 4 गुना 1, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 4 निकल के आ जाएगा। तो इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसका पूछेगा, देखिए क्या है कि 4 का नहीं, अगर आपसे 6 का पूछेगा तो 6 क्या है, दहाई पे है। तो दहाई पे क्या कर रहे होंगे, इस 6 को, दहाई मतलब 10, मैंने बताया था ना दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 से हम गुना कर रहे होंगे, तो 6 गुना 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता कि 10 से गुना करना है, 100 से गुना करना है, वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी नहीं याद रहता तो मैं आपको बताता हूं। पहले वाली संख्या को 1 से, दूसरे वाली संख्या को 1 के आगे 0 लगा दो, तीसरे वाली संख्या को 1 0 और लगा दो, तो इसको 100 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 500। के अगली चौथी संख्या होगी तो 1 0 और लगा दो, तो इसको 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि अब 1000 बन गया, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 9000 हो जाएगा। ठीक है, अगर अगली संख्या होगी वो कौन से नंबर पे है, इसमें 1 0 और लगा दो, तो इसको गुना करेंगे 10,000 गुना 3, तो कितना हो जाएगा आपका 30,000, इसका स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है, या इसकी प्लस वैल्यू आ रही होगी। बात समझ में आ गया कि जैसे जैसे पहले को 1 से, दूसरे को 1 के साथ 0, फिर उसके बाद 1 के साथ, यानी पहले में 1 अंक से, दूसरे में 2 अंक से, तीसरे में 3 अंक से, चौथे में 4 अंक से, पांचवें में 5 अंक से। लेकिन उसमें क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद एक 0 लगाना होगा, उस हिसाब से हम गुना कर रहे होंगे। वही हमने यहां पर भी किया। बात समझ में आ गई? तो यही चीज हमने यहां पर भी किया। अब देखिए क्या है कि उपरोक्त उदाहरण में स्पष्ट किया गया है, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से गुना करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि यहां पर इसका स्थान किस पे है, उससे हमें गुना करना होता है। पहले इकाई पे अंक तो 1 से किया, दहाई पे था तो 1 और 0 यानी 2 अंकों से किया, सैकड़े पे था तो 3 अंकों से किया, सैकड़े पे 3 अंकों से, उसके बाद 1000 पे था तो 4 अंकों से, 10,000 पे था तो 5 अंकों से। ठीक है, इस तरीके से हम इसका गुना कर रहे होते हैं। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 से किसी भी संख्या को, सैकड़े का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000, 10,000 का मतलब 10,000, ये होता है। ठीक है, तो जिसको स्टार्टिंग के 3 वालों का नहीं पता था, इकाई में 1, दहाई में 10 और सैकड़े में 100। सैकड़े मैंने बताया था ना, सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, दहाई का मतलब क्या होता है 10, इकाई का मतलब क्या होता है 1। तो इन्हीं संख्याओं से इसको गुना कर रहे होंगे, और बेसिक ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। तो चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में यहां से पूछे जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चंस देखते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है उसको लिखते हैं सबसे पहले कि 5 9 7 5 2 3 ये संख्या लिखी गई है, और बोला है में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। तो किसका पूछा है, 7 का। तो सबसे पहले 7 का क्या निकालना होगा, हमें स्थानीय मान निकालना होगा। क्या बोला, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या, प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो किसका निकालना है, 7 का। गुना में कितने पे है, 1 2 3 4, यानी 4 अंकों से गुना करना होगा, तो 1 1 और उसके अलावा 3 0, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7000 हो जाएगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा होता कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 7000 हो जाता। लेकिन हमसे आगे पूछा है जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर, तो जातीय मान निकालो। तो 7 के लिए जातीय मान क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जातीय मान का मतलब जिसका पूछा वो ही हो जाएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब अंतर पूछा है, तो पहले स्थानीय मान है 7000, माइनस में 7 कर दो। अंतर का मतलब होता है घटाना, सिंपल बात है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दो, अंतर आ जाएगा। यही तो होता है डिफरेंस कितना है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
6993, तो 6993 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 6993 ऑप्शन नंबर सी में। देखिए जो बेसिक चीज मैंने सिखाई उसको अगर आपने सीख लिया तो पेपर वाला क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया ना। तो इसी तरीके से हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स में बेसिक चीजें सिखाते हुए चलूंगा और क्वेश्चंस आपको बताते हुए चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इन बेसिक चीजों से आपके पेपर में पूछे जाते हैं हर एक चैप्टर में। ऐसा नहीं, इसी में हर एक चैप्टर, चाहे वो कमेंट्स में हो, चाहे वो प्रतिशत का हो, चाहे लाभ हानि का हो, चाहे ब्याज का हो, या कोई भी चैप्टर हो, हम सभी को इसी तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से, अब जो YouTube पर कभी नहीं हुआ ना, हमने कभी नहीं करवाया, वो हमारे कोर्स में हो रहा होगा। ठीक है, बड़े शानदार और जबरदस्त तरीके से। तो ये बात समझ में आ गई सभी को, ये आंसर हमने निकाल लिया है। चलो एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से जो पूछा जाता है पेपर में, ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं 647 135, ये लिखा गया है। और इसमें क्या पूछा है? 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। इस बार सिर्फ किसका पूछा? स्थानीय मानों का ही अंतर पूछा है और किसी का नहीं पूछा। तो स्थानीय मान निकालेंगे पहले, किसका? 7 का। तो स्थानीय मान कौन सा होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को कौन सी? जो गुना करके हम निकाल रहे होते हैं। तो पहले किसका हमें निकालना है? सबसे पहले 7 का। तो 7 का निकालेंगे तो 7 गुना में 7 कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे क्या होगा? 1 और 3 जीरो से गुना कर रहे होंगे क्योंकि 4 अंकों से हमें करना है, और चौथा क्या होता है? 1000, तो 1000 से हमें गुना करना होता है ऐसे। तो कितना हो गया ये? 7000। ठीक है, ये हमने अभी भी किया था। अब दूसरा निकालना है 3 का स्थानीय मान। तो 3 कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। 3 दूसरे नंबर पे है तो 3 का निकालेंगे दूसरे नंबर पर, मतलब 10 से गुना कर रहे होंगे, और ये आ गया कितना? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अब इसका अंतर पूछा, अंतर मतलब घटा के लिख दो। क्या करेंगे? 7000 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा? 6970। तो 6970 इसका आंसर हो जाएगा। बाई मिस्टेक आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, एक बात याद रखना, इस 7000 में 30 घटा रहे होंगे क्योंकि घटाने में मिस्टेक हो सकती है। तो 4 तो होगा नहीं, गलत। 45 भी नहीं होगा, गलत। 430 भी नहीं होगा, गलत। क्यों? क्योंकि वो संख्या आप देखो ना, ये संख्या 7000 है, बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से 30 घटाना एक मामूली सी बात है। तो 6000 से ज्यादा ही होगी। इनमें से कौन सा 6000 के आसपास भी नहीं है। ठीक है, 6000 प्लस हो तो थोड़ा सोच सकते हैं, वरना बिना सोचे ही आंसर लगा दो, बिना घटाए आंसर लगा दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन बताना था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा, साथ साथ में ये भी पता चल रहा होगा कि जो चीज हमने सीखी है उसको हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, और चलो आगे जब संख्याएं हैं तो हमें संख्याओं पे चलना ही पड़ेगा। पहली संख्या क्या है? कि संख्याओं के प्रकार। अगली चीज हम सीख रहे होंगे, क्या चीज सीख रहे होंगे? संख्याओं के प्रकार, या बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ नंबर हम इसमें सीख रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर यानी हमारी संख्याएं वो कितने प्रकार की होती हैं जो आपके काम आती हैं, और कभी कभी इन संख्याओं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम होते हैं ना, जैसे जीडी का हो गया, जैसे दिल्ली पुलिस का हो गया, इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहली संख्या होगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। और इसको क्या बोला जाता है? कि वे संख्याएं जो लिखा हुआ ना, इसको ध्यान से पढ़ो, समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से चीज समझा रहा हूंगा, और आप सभी जानते हो कि हम हंसी मजाक करके आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू बात करके भी आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए हम लाइव क्लास नहीं करते, हमेशा रिकॉर्डेड क्लास डालते ही हैं, क्योंकि वरना लाइव क्लास में 1 घंटे की क्लास में हम 30 मिनट ही पढ़ा पाएंगे। बाकी तो कमेंट सेक्शन में लगे रहते हैं, बाकी हंसी मजाक में लगे रहते हैं। किसी का कमेंट आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो फिर उसके बारे में सोचते रहो, दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो उसमें मजा नहीं आता।
पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना कभी भी लाइव नहीं देखते, और रियलिटी है, जिसका सिलेक्शन होता है ना उनसे पूछ लेना, ये रियलिटी है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितने भी बड़े, चाहे आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी की कर रहे हो, जिनका सिलेक्शन होता है वो हमेशा क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें समय वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जिस स्टूडेंट को यह पता चल गया कि समय की वैल्यू क्या है, वो सिलेक्शन ले जाता है। मैं आपको एक रियल रीजन बताता हूं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोग जाते थे कि जाएंगे घूम के आ जाएंगे और लगेगा कि पढ़ लिया बहुत, और उनको लगता था कि हमने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि वो सुबह 6-7 बजे तैयार हो रहे होते थे, शाम को आ रहे होते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहां जाने पर लगभग 2 से 3 घंटे उनके वेस्ट हो गए, आने में 2 से 3 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि तैयार भी होना होता है, ठीक है, बस का भी वेट करना होता है, काफी चीजें होती है। 4-5 घंटे तो उनके वैसे ही बर्बाद हो जाते थे। उनको लगता था हमने बहुत पढ़ लिया। और अगर जो टीचर पढ़ाता है उसका मतलब वो ही नहीं, उसके बाद जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो होता है पढ़ाई। टीचर पढ़ा रहा है उसको आप बोल सकते हो कि हमने सीखा है, पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अब, और जो हमने सीखा है उसको हम सोल्व कर रहे होंगे, उसको बोला जाता है पढ़ाई। ठीक है, तो देखो क्या है कि वो संख्याएं जो वस्तु की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके की जो हमारी संख्याएं होती हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई जाती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए इसमें जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि वो संख्याएं जिससे हम गणना करते हैं। गणना का मतलब होता है किसी चीज को गिनना। अगर हम किसी चीज को गिनते हैं उसको बोला जाता है गणना करना। तो आप किसी चीज को क्या करोगे, जीरो गिनोगे? नहीं। जैसे पानी की बोतल है तो इसको क्या जीरो गिनोगे? नहीं गिनेंगे ना, क्या बोलेंगे? 1। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को हम गिन रहे होते हैं तो उसको हम 1 से शुरू कर रहे होते हैं। तो इसमें जीरो है वो इंक्लूड नहीं होता, यानी इसको जीरो में नहीं गिनते। तो बात समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बता दोगे कि जो जीरो से नहीं शुरू होता, 1 से शुरू होता है और आगे चलता हुआ जाता है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से अंत तक चलता रहता है। ठीक है, उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। और आप सभी जानते हो ना ये जीरो होता है ना इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी नहीं होता, यानी -1, -2 ये भी नहीं होते हैं ये चीज, क्योंकि किसी संख्या को हम माइनस में नहीं गिन सकते। फिर पानी की बोतल दिखाऊंगा वरना मान जाओ। ठीक है, मान गए ना, अच्छे स्टूडेंट हो, मान जाते हो। तो सर जी जिसमें जीरो आए, जिसमें माइनस वाले आए, उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो भी तो संख्याएं हैं। ठीक है, अभी बताते हैं, टेंशन मत लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लो कि शून्य यानी आपका जीरो है, प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आ गया। और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? धनात्मक होती हैं। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि -1, -2 ये वाले नहीं होते, सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी प्लस वाले आपके हो रहे होते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, समझ में ही आना चाहिए। क्या है कि समझ में ही आना चाहिए। अब दूसरे पे चलते हैं। सर जी जीरो तो इंक्लूड कर लो, करते हैं, अभी जीरो को इंक्लूड करते हैं। अगला क्या आ गया? पूर्ण संख्याएं, या पूर्ण संख्याओं को क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स हैं उन्हीं को पूर्ण संख्या, वो इंग्लिश में हो गया, वो हिंदी में। तो याद रखना, पूर्ण संख्या और होल नंबर। तो जैसे नाम पढ़ने से समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में, होल यानी पूरा, और पूर्ण का मतलब भी क्या होता है? पूरा। ऐसी संख्याएं जिसमें पूरी संख्याएं हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? तो वो होंगी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से ये चल रही होंगी। तो इसमें जीरो है वो आपका इंक्लूड होता है, यानी इसमें हम जीरो को भी काउंट कर रहे होते हैं। नेचुरल नंबर में कुछ नहीं होता, 1 से शुरू होता है, ना जीरो होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन जो होल नंबर होता है या पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू हो रही होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी नेगेटिव वाला नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं, तो जिसमें 0 और 9 से बनता है ना, प्लस वाले से, वो सारी संख्याएं आ रही होती हैं।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उनसे प्लस में जितनी भी संख्याएं बन रही होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और एक बात और नोट कर लेना, सारी के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सारे के सारे पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें जीरो नहीं होता, और ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, काफी बार पूछा गया। कैसे कि क्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल, सारी की सारी जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, क्योंकि जीरो के कारण। ठीक है, चलो आपको कुछ हिंट भी दिखा देता हूं, इसमें नहीं है, अगले पेज में दिख जाएंगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया? उनको आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं, सर जी अब 0 बता दिया, 1 2 3 बता दिया, अब तो हमारा माइनस वाले बता दो। चलो ठीक है, बताते हैं। क्या हो गया? तीसरी है आपकी पूर्णांक, जिसको पूर्णांक बोलते हैं, नाम से समझ आ रहा है। पूर्णांक मतलब पूरे के पूरे अंक, चाहे कैसे भी अंक हो, पूर्णांक यानी पूरे अंक। उसमें क्या था? पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं पूरी हैं, जिनको प्लस में या 0 होता है उसको मानते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, जिसमें सभी प्रकार के अंकों को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, या इंग्लिश में जिसको इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। क्या है? कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं हमने पता की थी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है वो, और उनकी ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक का मतलब मैंने बताया था प्लस वाले नंबर, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाले नंबर। तो उसके सारे माइनस वाले नंबर है वो क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। तो देखिए 0 से 1 2 3 4 5 ये प्लस में चल रहा है, और 0 से ये माइनस में भी होगा, तो जिसमें माइनस वाले, प्लस वाले और 0 भी इंक्लूड होता है, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? उसी को हम पूर्णांक बोल रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और 0 भी, तो उसको याद रख लेना, उसको क्या बोला जाएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव को हिंदी में बोलेंगे घन पूर्णांक, यानी प्लस वाले, तो इसमें प्लस वाले आ रहे होंगे। ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और इसमें नेगेटिव वाले आ रहे होंगे। बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि शून्य न तो घन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि जो शून्य होता है, यानी कि हमारा जो 0 होता है, उसको ना तो हम घन पूर्णांक में कर रहे होंगे, यानी ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में होगा, ना ऋण पूर्णांक में, यानी ना नेगेटिव इंटीजर में होगा। क्योंकि प्लस वाली संख्याएं, 1 से लेकर प्लस वाली संख्याएं वो पॉजिटिव में हो जाएंगी, -1 से संख्याएं वो नेगेटिव में हो जाएंगे। 0 अपना बच गया, तो वो 0 ना तो घन पूर्णांक में है, ना ही आपका ऋण पूर्णांक में है, लेकिन पूर्णांक में आता है। ठीक है, ना ऋण में होगा ना घन में होगा, लेकिन जो अपना पूर्णांक होता है उसमें ये संख्या आपकी आ रही होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली टाइप की, और जिसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है। वो कौन सी संख्या है? वो अपनी है प्रीमेय संख्या, या जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या? प्रीमेय संख्याएं या रैशनल नंबर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट को, लेकिन आज आपका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। पहले पढ़ लो कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है कि संख्या प्लस की हो माइनस की हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संख्या होनी चाहिए। लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए? जिस संख्या को हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सके। P बटे Q के फॉर्म में लिखने का मतलब, ये तो इसमें लिखा हुआ है, फिर हमने क्या समझाया? P बटे Q के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है जिस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बटे में 1 होता है, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हमें पता है क्योंकि है इसके नीचे। तो इसका मतलब P बटे Q की फॉर्म में हो गया, ऊपर वाला P हो जाएगा, नीचे वाला Q हो जाएगा।
यानी कि हमें किस फॉर्म में लिखना हो, बटे के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमेय संख्या, या उसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये लिखा हुआ है ना, q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इक्वल यानी बराबर लिख के उसको काटा गया है, यानी कि q है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो नीचे वाला होगा उसको हम 0 नहीं लिखेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम प्रीमेय संख्या मान रहे होंगे। बटे में क्या नहीं लिखना, 0 नहीं लिखना, क्योंकि अगर 0 लिख देंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हमें बटे में 0 नहीं लिखना होता है। बाकी कोई भी संख्या बटे में लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, आपका प्रीमेय संख्या हो जाएगी या रैशनल नंबर हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख भी लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है -5, मैंने बताया कि प्लस का हो माइनस का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 5 है, इसके बटे में 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया है, ये हो गया आपका रैशनल नंबर यानी प्रीमेय संख्या होगी। माइनस का 2 है, इसका बटे में भी 1 है, इसका मतलब, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। 7/5 है, ठीक है, 7/5 है, तो इसमें क्या हो गया, ऊपर वाला p नीचे वाला q दिया हुआ है, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसको बटे में लिखें, और ये प्लस वाले तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन अब स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आती है, क्या आती है कि सर जी 0 वो प्रीमेय संख्या है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या चीज बताई, इसमें लिखा हुआ है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम लिख रहे होते हैं कोई भी भिन्न को p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, आपका अंश हो गया, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो आपका जो हर होता है या नीचे वाला होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, वही तो बोला गया है p/q के फॉर्म में, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 है वो भी एक प्रीमेय संख्या होती है। बात समझ में आ गया, क्योंकि इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 0 नहीं है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमेय संख्या बोलते हैं। डाउट क्लियर, कंफ्यूजन खत्म कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी p/q का मतलब होता है भिन्न के रूप में लिखना, जिसमें अंश हो, जिसमें हर हो। लेकिन आपका हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी हो वो चल जाएगा, ठीक है। बस ये 2 कंडीशन हमें देखनी होती है, और उसको हम प्रीमेय संख्या बोल देते हैं। तो इसी का दूसरा होता है अप्रीमेय संख्या, उसमें क्या होता है वो देखते हैं, और उसकी कुछ कंडीशन है, और इन दोनों की कुछ कंडीशन है वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। खतरनाक का मतलब जरूरी, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। खतरनाक है सर जी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा मत किया करो, नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, बड़े प्यार से आएगा। और जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, अपने नोट्स तैयार कर लेना। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बता दिया था जो हमारी प्रैक्टिस वाली क्लासेस थी। तो जो स्टूडेंट हमारा कंप्लीट कोर्स का नोट्स तैयार कर रहा होगा उसको 10,000 रुपए की राशि प्राइज के रूप में दी जाएगी। अब प्राइज नहीं पता तो उपहार के रूप में दी जाएगी, यानी उसको गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। तो आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स तैयार करके हमें देगा अच्छे से, ठीक है, उनको यह राशि प्रदान की जा रही होगी। तो आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं। अब ये कोर्स हमने शुरू कर दिया बेसिक से, 0 से हीरो वाला, तो इसको पूरा का पूरा आपको नोट्स तैयार करना है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा बता दूंगा कि भाई दे दो, आपने जितने में कोर्स खरीदा है ना उससे कई गुना राशि आप ले रहे होगे, तो अपने नोट्स अच्छे से तैयार करो। और पहले बता रहा हूं कि ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एक स्टूडेंट का लेंगे, जितने भी स्टूडेंट हमें नोट्स बना के तैयार करके दे रहे होंगे उन सभी को हम ये राशि दे रहे होंगे गिफ्ट के रूप में। हमारा मतलब यही है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, वो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, बस, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया? तो देखो क्या है अप्रीमेय संख्या। क्या हो गया? अप्रीमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। वो थे रैशनल नंबर, ये होते हैं इरेशनल नंबर, और इनको अप्रीमेय संख्याएं बोला जाता है। इसमें वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी पिछले वाले में क्या था कि p/q के फॉर्म में हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
उन्हीं संख्याओं को हम अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी जिसको बटे में नहीं लिख सकते, या बोल सकते हो कि जिनको भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते, उनको अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि जितनी भी आपकी रूट वाली संख्याएं हो जाएंगी ना, उनको क्या बोलेंगे हम? अप्रिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि उनको हम बटे में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे √2, √3, √5, इस तरीके की जो संख्याएं होंगी आपकी अप्रिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया प्रीमेय और अप्रिमेय में। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको स्टार लगा के लिखना। आपको स्टार लगा के लिखना है। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है जो हमने अभी बताया। अब जो पेपर में आता है वो आपको बताता हूं। सबसे आपसे पहले पूछा जाएगा कि पाई क्या होती है। आपसे पूछा जाएगा कि पाई क्या होती है। ठीक है, और इसको देखते ही स्टूडेंट बोलेंगे इसका मान हम 22/7 लिखते हैं। पाई का तो हमें पता नहीं, लेकिन इसका मान हम 22/7 लिख रहे होते हैं, तो इसमें क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में भी हो गया, और Q है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए ये प्रीमेय संख्या हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक बात को नोट कर लेना कि पाई है वो एक अप्रीमेय संख्या है, उसके मान के बारे में हमसे बात नहीं की गई है, हमसे पाई के बारे में पूछा गया है। तो पाई क्या हो जाएगी? एक अप्रीमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पाई को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। उसके मान को लिख सकते हैं, उसके बारे में हमसे नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई हो जाएगी एक अप्रीमेय संख्या। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, क्योंकि स्टूडेंट सोचेंगे 22/7 P/Q के फॉर्म में हो गया, Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया, तो ये हो जाएगी प्रीमेय संख्या। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों? क्योंकि पाई को हम क्या लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में नहीं लिखते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक अप्रीमेय संख्या। तो इसको हमेशा के लिए याद रख लेना कि पाई होती है वो क्या होती है? एक अप्रीमेय संख्या होती है। लेकिन यहां पर दो नई चीज और सीख लेते हैं। ये तो अप्रीमेय प्रीमेय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन और सीख लेते हैं कि पाई के मान के बारे में। तो पाई के दो मान होते हैं, एक तो मोस्टली जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है 22/7। ठीक है, जब तक हमें नहीं दिया जाता पाई का मान, हम 22/7 ही यूज कर रहे होते हैं। और कभी कभी बोल दिया जाता है कि पाई का मान हमें यूज करना है कितना? 3.14। तो कितना हो जाता है? पाई का दूसरा मान कितना होता है? 3.14। और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, ध्यान नहीं है किस एग्जाम में, कि पाई का मान क्या होगा। सभी स्टूडेंट 22/7 देख रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं दिखा। आंसर था 3.14। ठीक है, 3.14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रख लेना। और कैसे आता है? इसी को सोल्व करते जब आता है 7 × 21, 1 बच गया, 7 × 7 3 बच गया, 7 × 4 28। तो इसलिए हम लिख रहे होते हैं, और संख्याओं को मोस्टली हम 2 दशमलव तक ही लिखते हैं, इसलिए इसका मान यही होगा। और अगर आगे भी दिया जाए तो इसके और भाग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? इस तरीके से इनको भी आपको याद रखना है। आगे देखो, इसमें ही प्रीमेय अप्रीमेय में ही और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है? देखो अगली बात देखिए क्या है, अगली इंपॉर्टेंट है कि प्रीमेय तथा अप्रीमेय संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव अप्रीमेय संख्या होती है। क्या है? कि प्रीमेय संख्या हो और अप्रीमेय संख्या हो, एक संख्या प्रीमेय है और एक संख्या अप्रीमेय है, तो अगर उन दोनों को जोड़े या उन दोनों को घटाएं तो हमेशा उनका योग, योग का मतलब जोड़, और अंतर का मतलब होता है घटा, ये क्या होंगे? अप्रीमेय संख्या ही होंगे। सर जी ये कैसे होता है? तो देखिए अभी हमने क्या माना था कि प्रीमेय संख्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि प्रीमेय संख्या क्या होगी? 3। हमने माना था ना 3 एक क्या होती है? प्रीमेय संख्या होती है 3, और प्रीमेय संख्या दी हुई है √5, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 + √5 हो जाएगा। अब इसको देखिए भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे ना, तो ये क्या हो जाएगी? अप्रीमेय संख्या। जहां पर रूट दिखा अप्रीमेय हो गया। अंतर कर लो, 3 - √5 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी? अप्रीमेय संख्या। तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रीमेय संख्या है और एक अप्रीमेय संख्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं या दोनों को घटा रहे हैं, तो वो क्या निकल के आएगी? वो एक अप्रीमेय संख्या ही निकल के आ रही होगी। ये बात भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं है यही एग्जांपल लें, और कुछ भी ले सकते हैं। प्रीमेय संख्याएं हमने कौन सी मानी थी? 5 प्लस में √10
प्लस में √3 प्लस में √2, तो ये क्या हो जाएंगी, अप्रिमेय संख्या ही आपकी आ रही होगी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए क्या है। अगली इंपॉर्टेंट है कि प्रीमेय तथा अप्रीमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अप्रीमेय संख्या ही होती है। जोड़ घटा का हमने सीखा, लेकिन अगर गुना भी करेंगे तो भी एक अप्रीमेय रहेगा। वही देखो हमने अभी क्या माना था, 3 और एक हो जाएगा √5, तो गुना करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3√5 ऐसे लिख रहे होंगे, 3√5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक अप्रीमेय संख्या हो जाएगा। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ था, प्रीमेय संख्या 3, अप्रीमेय संख्या 5, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रीमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। चाहे हम जोड़ करे, घटा करे, गुना करे, सभी अलग अलग संख्या, यानी एक प्रीमेय है एक अप्रीमेय है, तो हमेशा उसका जो उत्तर आएगा, या बोल सकते हो हमेशा जो उसका आंसर आ रहा होगा, वो एक अप्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है आपका, आगे हमारा कि दो अप्रीमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक प्रीमेय या अप्रीमेय संख्या हो सकती है। अब दोनों ही अप्रीमेय संख्याएं हैं, दोनों ही क्या है, अप्रीमेय संख्याएं हैं, तो अगर उनका जोड़ करें, घटा करें, गुना करें, तो या तो वो प्रीमेय हो सकती हैं या अप्रीमेय हो सकती हैं। सर जी ये कैसे पॉसिबल है? अभी हमने जिसको सोल्व किया उसी को कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अप्रीमेय संख्या कितनी आ गई आपकी, 2√5, और एक होगी आपकी 2 जैसे क्या है कि 2 + √5 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या होगी 2 - √5। अब ये दोनों की दोनों क्या है, अप्रीमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम इनका जोड़ करेंगे, तो अगर इसका आप जोड़ कर रहे होंगे, तो जोड़ कर रहे होंगे तो इससे -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 जुड़कर क्या आ जाएगा, 4, और जैसे ही 4 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 4 क्या होता है, प्रीमेय संख्या। तो इसका मतलब अगर 2 अप्रीमेय संख्याओं को जोड़ रहे होंगे, तो वो प्रीमेय संख्या भी उसका आंसर आ सकता है और अप्रीमेय भी आ सकता है। अप्रीमेय में कैसे करेंगे, देखिए क्या है, जैसे और अगर इसका अंतर निकाले, तो इसका अंतर निकाल लो, 2√-5 माइनस का है, 2 माइनस का 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस को इससे गुना किया, देखिए इधर है, तो ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा। बात को समझे, क्योंकि माइनस है, इसके बाहर माइनस है, तो इसको माइनस से गुना करेंगे, माइनस का हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करते हैं माइनस का, और प्लस को माइनस करता है माइनस का, तो क्या हो गया, इधर ये माइनस का था ना आपका, तो इसको गुना किया तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि करेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, इधर क्या है, इधर ये आपका प्लस का पहले ही लिखा हुआ है, तो प्लस का √5 और प्लस का √5, तो क्या हो जाएगा, 2√5, तो ये क्या हो जाएगी, एक अप्रीमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अप्रीमेय संख्या। कंफ्यूजन दूर कर लो, क्योंकि 2 + √5 है, माइनस का निशान था, जैसे ही माइनस का निशान आता है, आगे वाली सभी संख्याओं के निशान चेंज हो जाते हैं। नोट कर लेना इस बात को, क्योंकि इसके साथ प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, इसके साथ ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, बस -2 से प्लस का 2 कट गया, बच गया, जिसको जोड़ देंगे तो वो निकल के आ गया 2√5, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही है। तो पहली प्रीमेय भी हो सकती है और अप्रीमेय भी हो सकती है, इसलिए फिक्स नहीं है कि प्रीमेय ही होगी या अप्रीमेय भी होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो फिक्स है कि अगर एक प्रीमेय है और एक अप्रीमेय है, तो उसका जोड़ हो, उसका घटा हो, उसका गुना हो, हमेशा एक अप्रीमेय ही संख्या होगी, वो हमने पहले ही आपको बताया था। अब इसका देख लेते हैं प्रीमेय और अप्रीमेय का लास्ट क्या है, कि प्रीमेय तथा अप्रीमेय संख्या का भागफल सदैव एक अप्रीमेय संख्या ही होती है। तो इसमें तो रट लो, याद कर लो कि दोनों अलग अलग है, एक प्रीमेय हो गया, एक अप्रीमेय हो गया, चाहे इसका जोड़ करे, चाहे घटा करे, चाहे गुना करे, चाहे भाग करे, तो हमेशा क्या होगा, एक अप्रीमेय ही संख्या होगी। एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रीमेय संख्या। समझ में आ गया? बस अब चलते हैं अगली संख्या पे। ठीक है, अब चलते हैं अगली पे,
और अगली संख्याएं हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ रहे होंगे, आगे की क्लास को हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमने सिखा दी हैं, पहली ही क्लास है और इतनी सारी चीजें एक ही क्लास में सिखा देंगे ना तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा। तो जितना हमने पढ़ाया है उसको आपने नोट्स तैयार करना, और नोट्स तैयार करके आज ही इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिक चीजों को रिवीजन करने का मौका दोबारा नहीं मिलता है। और बेसिक चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आपको आगे वाली चीजों जो आने वाली हैं, जैसे क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, अलग अलग टाइप की चीजें होंगी, तो उनको सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सभी को बड़े अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें चैंपियन बनना है। हमें क्या बनना है, हमें चैंपियन बनना है। तो चैंपियन हम तभी बन सकते हैं जब जो टीचर करवा रहा है उसको पढ़े, साथ में हम अपना भी 100% दे रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस करने में, तभी हम चैंपियन बन सकते हैं। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो चैंपियन बन रहे होंगे। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आ रही है आने वाले समय में, तो अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो तो आप एक अच्छा खासा सिलेक्शन ले सकते हो। और सिलेक्शन आपको कितना जरूरी है ये आप सभी जानते हो। देश का माहौल वैकेंसीज को लेकर कैसा हो रहा है आप सभी जानते हो, ठीक है। तो अगर आप भी मेहनत कर लोगे, अभी टाइम है जॉब मिलने का, तो मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके पूरे परिवार के लिए भी, और आने वाली आपकी पीढ़ियों के लिए भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। और स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको बोलना चाहूंगा कि अगर आप जॉब ले लेती हो तो आप अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें कर पाओगी जो आप बिना जॉब के नहीं कर पाते। ये हमारी सोसाइटी है, ऐसी ही है, चाहे हम कुछ भी कर ले लेकिन हम जानते हैं रियलिटी क्या है। तो स्पेशली लड़कियों को बोलना चाहूंगा कि आपको इतनी मेहनत कर लेनी है, सफलता मिल जाए, उसके बाद आप देखना कि आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आते हैं। जो अभी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे होते, आपसे कोई भी सजेशन नहीं मांग रहे होते हैं, आपके आने वाले समय में कैसे आपसे पूछ के चीजें की जा रही होंगी, कैसे आपको वैल्यू दी जा रही होगी हर जगह पे, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छी जॉब ले लेती हो, ठीक है। तो आपको जॉब लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और लड़कों के लिए भी सेम है, जो लोग आपको चाय पिला रहे हैं ना, जॉब लेके जाना, आपको दूध पिलाएंगे और साथ में और भी चीजें लाके देंगे, ठीक है। चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दुश्मन हो, सभी आपका सम्मान करने लग जाए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। हम जो पढ़ा रहे होते हैं या आप कहीं से भी पढ़ रहे होते हो, तो उसको पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, उसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन करते समय जो हमने 3, 4, 5, 6 महीने में पढ़ा होता है उसको हम 1 महीने में 15-20 दिन में रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं और सारी चीजें हमें याद आ जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।